देखो, ए, आज अपन पढ़ेंगे वाक्य। क्या पढ़ेंगे? वाक्य। तो वाक्य कैसे कहते हैं, सुनो। शब्दों के सार्थक एवं व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। फिर सुनो, शब्दों के सार्थक मतलब जिसका अर्थ निकले, और व्यवस्थित, है ना। जैसे मैंने कहा कि अब शब्दों का समूह अकेला वाक्य कह दूं, है ना। अब मैं कह दूं कि ऐसे, स्कूल दौड़ता बच्चा रहा है जा। तो बताओ, क्या ये स्कूल दौड़ता बच्चा बच्चा जा रहा रहा है जा, ये वाक्य है क्या? नहीं है ना। क्यों नहीं है? शब्दों का समूह तो है, पर वाक्य क्यों नहीं है, बताओ। क्योंकि व्यवस्थित नहीं है। इसको हमें सही करना पड़ेगा। हमें कहेंगे कि बच्चा बच्चा दौड़ता दौड़ता स्कूल जा रहा है। कहाँ जा रहा है? स्कूल जा रहा है। तो अब ये क्या हो गया? वाक्य हो गया। अब वाक्य हो गया, क्योंकि अब हमने उसको जमा दिया। तो बात कर इतनी सी नहीं है कि शब्दों का समूह वाक्य होता है। वाक्य के लिए शब्दों का समूह तो होना है, पर उसमें व्यवस्था भी होनी चाहिए, क्रम होना चाहिए। अब मैं ऐसे कह दूं कि मोहन रोटी पी रहा है। बताओ, ये वाक्य है क्या? क्यों नहीं है? क्योंकि रोटी को पी नहीं जाती, रोटी का खाया जाता है। यहाँ पे मेल सही नहीं है। क्या नहीं है? मेल सही नहीं है। तो बात यह है कि भाई, वाक्य किसे कहते हैं, तो ये क्या लिखा हुआ है कि सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह। सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जो अपेक्षित अर्थ प्रकट करे, मतलब अर्थ को प्रकट करे, वाक्य कहलाता है। दूसरे शब्दों में, मनुष्य के विचारों को पूर्णतः से प्रकट करने वाले शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। मनुष्य के जो विचार हैं उन्हें पूरी तरीके से प्रकट कर दे, है ना, वो जो कह रहा है हम उसको सही सही तरीके से समझ जाएं, वही क्या होता है? वाक्य होता है। ठीक है, ओके। अब हम बात करें कि वाक्य के तत्व क्या है। मतलब एक वाक्य, जैसे आपका शरीर है, ये 5 तत्वों से मिलकर बना, अग्नि जल वायु आकाश पृथ्वी, है ना। भाई मुझ में 5 तत्व विद्यमान हैं जिनसे मेरा शरीर बना। हालांकि अलग से नहीं दिख रहा है आपको, ऐसे तत्व कोई अलग से नहीं दिख। हाँ, मैं कहूँ कि मेरे अंग कितने हैं, तो अंग दिखते हैं कि ये हाथ है, ये पैर है ना, सिर है, नाक है, आंख है, दिख रहा है। लेकिन मैं कहूँ तत्व, अब आपको अग्नि कहाँ है, तो अग्नि भाई मेरे शरीर में जो गर्माहट है वो महसूस की सकती है, वो ही तो क्या है? अग्नि, है ना। जल है, लेकिन दिख नहीं रहा कि जल। तो तत्व वाक्यों में विद्यमान होते हैं। तत्व वाक्य में ये 6 तत्व होना जरूरी है। वो 6 तत्व क्या है? जो किसी भी वाक्य को पूर्णतः शुद्ध लिखने के लिए वाक्य के तत्वों को ध्यान में रखकर वाक्य का निर्माण करना चाहिए। वाक्य के कितने तत्व हैं? 6 तत्व हैं। अब कौन कौन से तत्व हैं? नंबर 1, सार्थकता। क्या है? सार्थक मतलब अर्थ निकलना चाहिए। अर्थ निकलना चाहिए। अब अर्थ ही नहीं निकला, आपने उल्टा पुल्टा लिख दिया, है ना, कि स्कूल दौड़ता, है ना, बच्चा है रहा जा, तो भाई क्या है? कुछ ही अर्थ ही नहीं निकल के आ रहा है। ठीक है। निकटता। निकटता माने पास पास। अभी नहीं कि साहब यहाँ लिखा था मोहन, और फिर हमने इधर इधर लिखा कि चाय, है ना, वो पी रहा है। ये भैया ऐसे समझ में नहीं आएगा, लिखते समय भी और बोलते समय। मैंने कहा मोहन, अब 10 मिनट बात कर रहा हूँ चाय, आदमी वो भी जाएगा क्या कर रहा, भैया समझ में नहीं आ रहा कुछ, है ना। तो निकटता यानी कि पास पास होना भी जरूरी है, तभी तो अर्थ आएगा समझ में। अन्वय का मतलब होता है मेल। क्या है? मेल।
लड़का दौड़ रही है, क्या सही मेल है ना? मोहन मोहन चाय खा रहा है, सही है क्या? मोहन चाय खा रहा है, सही है क्या? क्योंकि क्या है, चाय है ना, पी रहा होगा, ठीक है। क्रम, क्रम मैंने कहा कि मोहन खा चाय रहा है, गलत है। या चाय खा रहा मोहन है, ऐसे लिख दूं मैं। तो क्रम का मतलब होता है पद क्रम, पद क्रम मतलब शब्दों का क्रम। पहले कर्ता ही आता है, ये नहीं कि साहब मैंने कहा लिख दूं चाय, चाय पी रहा मोहन, तो ये क्या है, गलत हो जाएगा। पहले क्या आएगा, कर्ता। मोहन चाय पी रहा है, पहले कर्ता आता है, फिर कर्म आता है, फिर क्रिया आती है, ठीक है। तो इसलिए क्रमों का होना भी जरूरी है। आकांक्षा मतलब होता है इच्छा, क्या होता है, इच्छा, है ना भाई। आकांक्षा मतलब इच्छा, मतलब हम, जैसे मैं ये कह दूं अकेला कि मोहन पी रहा है, क्या कह दूं, मोहन पी रहा है। यहाँ हमारी इच्छा पूरी नहीं हुई। आपको, क्या आपको समझ में आ गई पूरी बात? नहीं आई। क्या नहीं आया? क्योंकि दिमाग में हमारी एक, क्या पी रहा है, क्या पी रहा है। या अकेला मैं कह दूं पी रहा है, तो आपको कौन पी रहा है? इसमें का ही कमी है, कर्म की कमी है ना। बच्चा जा रहा है तो हम पूछेंगे कहाँ जा रहा है ना। राम पढ़ रहा है तो पूछेंगे क्या पढ़ रहा है ना। पढ़ रहा है तो कौन पढ़ रहा है। यानी कि कर्ता, कर्म, क्रिया, किसी का अभाव ना हो, यानी हमारी सभी इच्छाएं पूरी हो जानी चाहिए, ठीक है। आखिरी में दिया है योग्यता, क्या दिया है, योग्यता। योग्यता वही है जो मैंने कहा अन्वय है, लगभग लगभग। योग्यता मतलब तात्पर्य क्या है कि मोहन चाय खा रहा है, भाई ये योग्य वाक्य कर्ता के लिए या योग कर्म के लिए योग क्रिया नहीं है। लड़का दौड़ रही है, गलत है, लड़का दौड़ रहा है ना। रोटी पी रहे हैं, नहीं, रोटी खा रहे हैं। तो जो उपयुक्त कर्ता पुल्लिंग कर्ता के लिए पुल्लिंग क्रिया, जो खाना पीना जाता है चीजें, उनके साथ में खाने पीने का प्रयोग करना ही क्या कहलाता है, योग्यता कहलाता है। तो वाक्य के कितने तत्व होते हैं, 6 तत्व। सबसे पहले सार्थकता, ठीक है। इसके बाद में हमने कहा निकटता, अन्वय, पदक्रम, ठीक है, आकांक्षा और योग्यता, ये 6 तत्व होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ऐसे ही क्वेश्चन बन सकता है कि निम्न में से कौन सा एक वाक्य का तत्व नहीं। या सेंटेंस आपको दे सकते हैं, है ना, कि स्कूल जा रहा बच्चा, स्कूल है ना, जा रहा है बच्चा। तो इस तरीके से आपको सेंटेंस दे दें, वो पूछें कि इसमें बताइए कौन सा तत्व विद्यमान नहीं है, तो हमें दिख रहा है क्या नहीं है, पदक्रम नहीं है, क्या नहीं है, पदक्रम नहीं है। बात समझ में आ रही? ऐसे सामान्यतः नहीं पूछेंगे। प्रश्न यही बन सकता है कि वाक्य में कितने तत्व होते हैं, तो 6। कौन कौन से होते हैं, तो ये आपके सामने है। फिर भी हम इनको डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सार्थकता की। तो सार्थकता जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है, एक अर्थ आना चाहिए। वाक्य में जितने भी शब्दों का प्रयोग करें वे सभी सार्थक होने चाहिए, है ना। सार्थक हो, अर्थ देते हो, निरर्थक शब्द ना हो। जैसे मैंने कह दिया क्यों भाई रोटी सोटी खाओगे, अब रोटी ठीक है, सोटी क्या होती है पता ही नहीं है, इसका अर्थ ही नहीं है कुछ। तभी वे सभी मिलकर एक अर्थपूर्ण वाक्य का निर्माण कर सकेंगे। वाक्यों में निरर्थक शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, जिनका अर्थ ही ना हो ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। निकटता, वाक्य में जितने भी शब्दों का प्रयोग करें परस्पर निकट होने चाहिए, क्योंकि अगर बहुत दूर दूर होंगे तो हम उनका अर्थ नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। या बोलते समय या लिखते समय, दोनों समय, लिखते समय पास पास लिखो, ठीक है, और बोलते समय भी ऐसा नहीं कि बहुत जल्दी जल्दी बोल दिया तो एक के ऊपर एक चढ़ा दिया, समझ नहीं आ रहा क्या बोला था। या बहुत देर से बोल रहे हैं तो भी वह उचित अर्थ नहीं दे पाए। बोलते लिखते समय शब्दों के बीच में दूरी रखने से वाक्यों को अशुद्ध माना जाता है, ठीक है। योग्यता, वाक्य में प्रयोग किए जाने वाले सभी शब्दों का प्रसंग के अनुसार अर्थ
प्रकट करने की योग्यता होनी चाहिए। जैसे कि वह खाना पीता है, तो भाई समझ रहे हो कि योग्य वाक्य नहीं है, क्योंकि खाना पिया नहीं जाता, खाना खाया जाता। खाना कभी भी पिया नहीं जाता बल्कि खाया जाता। अतः यह वाक्य अशुद्ध है, क्योंकि प्रसंग के अनुसार सही शब्दों का प्रयोग नहीं हुआ, योग्य शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया। शब्दों के क्रम की बात करें तो हमने कहा कि बिल्कुल क्रम से ही होने चाहिए शब्द। वाक्य में सभी शब्दों का क्रम सही होना चाहिए। हम जानते हैं पहले क्या आता है, कर्ता आता है, क्या कर्ता, इसके बाद क्या आता है, कर्म आता है, और फिर लास्ट में क्या आती है, क्रिया आती है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ठीक है। अन्यथा वह वाक्य सही अर्थ के स्थान पर गलत अर्थ भी प्रकट कर सकता है, अगर आपने जो है शब्दों का क्रम सही से नहीं जमाया। ठीक, जैसे आप देखिए, राम ने अंडे से हाथ तोड़े, ये बात सही है क्या? भाई क्या राम ने अंडे से हाथ तोड़े? आपको बहुत बार वाक्य शुद्ध करने के लिए आते हैं, है ना? ऐसा लिखा रहता है, ऐसा आ जाता लिखा कभी कभी, शुद्ध गाय का दूध, शुद्ध गाय का दूध, सही है क्या? गाय का शुद्ध दूध, ठीक है। ऐसे ही अब राम ने अंडे से तोड़े, या बच्चों को काट कर सेब खिलाओ, बच्चों को काट कर सेब खिलाओ, सही है क्या? रात होती है चांदनी सुहावनी, सब उल्टा पुल्टा कर दिया है। गाय को काट कर घास खिलाओ, तो ये गलत है ना? ये तीनों वाक्यों में शब्दों का क्रम सही नहीं है, इसलिए ये तीनों वाक्य गलत अर्थ प्रकट कर रहे हैं। इनका सही क्रम क्या होगा, राम ने हाथ से अंधे तोड़े, ना कि राम ने डंडे से हाथ तोड़ा। सेब को काट कर बच्चों को खिलाओ, है ना? चांदनी रात सुहावनी होती है। समझ गए आप लोग क्या था ये? हमने कहा शब्दों का सही क्रम। ओके, इसका हम देखते हैं आकांक्षा। आकांक्षा मतलब क्या होता है, इच्छा होता है। क्या होता है, इच्छा। भाई हमारी वाक्य को पढ़कर इच्छाओं की पूर्ति हो जानी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई कमी लगे। कोई कमी लगेगी तो हम अर्थपूर्ण तरीके से नहीं दे पाएंगे। वाक्य का अर्थ कभी भी अधूरा नहीं होना चाहिए। आकांक्षा का अर्थ होता है इच्छा। क्या होता है, इच्छा। जैसे कि राम जाता है, भाई ये वाक्य पूरा नहीं है, क्योंकि राम जाता है तो राम कहाँ जाता है, इसमें वह स्थल नहीं दिया हुआ है। इस वाक्य में कुछ अधूरापन सा प्रतीत होता है। अगर हम इस वाक्य को कहें कि राम घर जाता है तो लिख दें तो यह बात पूर्ण हो जाता है, क्योंकि हमारे ये कर्ता भी है, कर्म भी है और क्रिया भी। ठीक है। अन्वय का मतलब क्या होता है, मेल। क्या होता है, मेल, सही मेल। लिंग वचन, मैंने कहा राम, राम दौड़ती है, गलत हो जाएगा, क्योंकि राम पुल्लिंग है तो किस क्रिया पुल्लिंग ही होनी चाहिए, है ना? सीता जाता है, नहीं भाई सीता जाती है। तो क्या कह रहे हैं, लिंग वचन काल कारक आदि के साथ सदैव मेल रखना अनिवार्य है। लड़के खेल रहा है, भाई गलत है, लड़के खेल रहे हैं, क्योंकि ये बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन होनी चाहिए, शुद्ध हो जाएगा। राम और सीता घर गया, गलत, राम और सीता घर गए, है ना? दो दो हैं तो बहुवचन क्रिया का प्रयोग होगा। ये हो गए वाक्य के 6 तत्व। अब हम वाक्य के अंगों की बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं, वाक्य के अंग। देखो वाक्य के अंग, जैसे कि मनुष्य के अंग हैं, आपको स्पष्ट दिखाई देंगे। जैसे हमने कहा हाथ, पैर, सिर, आंख, नाक, ये हमारे अंग हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं। ऐसे वाक्य के 2 अंग होते हैं, एक होता है उद्देश्य और दूसरा होता है, क्या होता है, विधेय। दूसरा क्या होता है, विधेय, सॉरी, दूसरा क्या होता है, विधेय। देखो क्या होता है, जैसे मैंने कहा कि राम बाजार
बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी। देखो, तो क्या है, राम बाजार जा रहा है, वाक्य है, समझ में आ गया, कर्ता भी है, कर्म भी है, क्रिया भी है, लेकिन इसके अंग हैं, इसके दो अंग हैं। मैंने कहा एक उद्देश्य है और दूसरा विधेय। तो भाई जिसके बारे में बताया जाता है वह होता है उद्देश्य। क्या होता है? ये क्या है हमारा? ये हमारा उद्देश्य है। क्या है? उद्देश्य। और जिन शब्दों से बताया जाता है वह सभी शब्द क्या कहलाते हैं? वह सभी शब्द विधेय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विधेय। उद्देश्य को अंग्रेजी में सब्जेक्ट और विधेय को बोलते हैं प्रिडिकेट। क्या बोलते हैं? प्रिडिकेट। ठीक है। जरूरी नहीं है कि उद्देश्य केवल एक शब्द ही हो, उद्देश्य का भी विस्तारण हो जाता है और विधेय का भी विस्तारण हो जाता है ना। उद्देश्य क्या होता है? जिसके बारे में बताया जा रहा है। और विधेय क्या है? जिस शब्दों से बताया जा रहा है। ठीक। भाई अगर मैं ये भी कह दूं आपसे, इस उद्देश्य का मैं विस्तारण कर देता हूं, यहां से आप देखना, जैसे मैं इसका थोड़ा सा विस्तारण कर देता हूं, आप समझना। मैं उद्देश्य का विस्तारण कर देता हूं। मैं लिखता हूं, मैं यहां से लिख देता हूं आपको, अयोध्या के राजा दशरथ का पुत्र राम बाजार जा रहा है। अयोध्या के राजा दशरथ का पुत्र राम बाजार जा रहा है। अब पूरा का पूरा ही ये क्या हो गया? उद्देश्य हो गया। क्या हो गया? उद्देश्य। क्योंकि वास्तव में ये सारे शब्द अयोध्या का राजा राम, अयोध्या के राजा राम, राजा दशरथ का पुत्र राम, ये सभी शब्द किसको इशारा कर रहे हैं? राम की ओर। ये सभी शब्द किसकी बात कर रहे हैं? राम की। सारी बात से मैं कह दूं, लंबे लंबे काले बालों वाली लड़की, आप देखना, दौड़ती उछलती कूदती जा रही है, जा रही है। अब कितना बड़ा सेंटेंस कर दिया मैंने। एक ही उद्देश्य होगा, एक ही विधेय होगा। अब आप मुझे बताओ कहां तक उद्देश्य और कहां तक विधेय? ये जो लंबे लंबे काले बालों वाली लड़की तक ये पूरा क्या है? उद्देश्य। और शेष सभी क्या है? विधेय। शेष सभी क्या है? विधेय। तो एक शब्द भी उद्देश्य हो सकता है या पूरी की पूरी लाइन। वास्तव में ये लड़की ही उद्देश्य है, लेकिन ये सब तो लड़की के बारे में ही बात कर रहे हैं, है ना। देखो मैं कहूं कि अगर मैं और कुछ कह दूं, जैसे आपसे और कहूं मैं आपसे कि सुबह सुबह 9 बजे आने वाली ट्रेन अपने समय से 2 घंटे लेट है। 2 घंटे लेट है। अब आप मतलब समझ रहे हो, कितना ही बड़ी लाइन कर दो, घबराने का नहीं। एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय है। बताओ कहां तक उद्देश्य है? सुबह 9 बजे आने वाली ट्रेन तक ये क्या है? उद्देश्य है। और शेष सभी इधर क्या है भाई? ये शेष सभी विधेय की बात किसकी हो रही है? ट्रेन की। ये सारे शब्द ट्रेन की चर्चा कर रहे हैं। ठीक है। उद्देश्य और विधेय को पहचानना बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी आप सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य को समझ पाओगे। ठीक है। तो क्या कह रहे हैं भाई? यही कह रहे हैं कि अब वाक्य के अंग कितने होते हैं? 2 होते हैं। एक होता है उद्देश्य और एक होता है विधेय। ठीक है। एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है। ठीक है। हम देख लेते हैं भाई वाक्य के अंगों के बारे में। पहला दिया है हमारा उद्देश्य।
उद्देश्य को अंग्रेजी में हम सब्जेक्ट कहते हैं। और आप जानते हैं वाक्य में जिसके बारे में कुछ बताया जा रहा है या जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे ही क्या कहते हैं, उसे ही उद्देश्य कहते हैं। ठीक, जैसे कि रमेश खाता है, तो यहां पर आप समझ रहे हैं कि रमेश क्या है, उद्देश्य है। राम लिखता है, मैं राम उद्देश्य है। दोनों वाक्यों में रमेश तथा राम दोनों के बारे में कुछ बताया जा रहा है, अतः दोनों रमेश तथा राम ही क्या हैं, उद्देश्य। अनेक बार उद्देश्य को थोड़ा बढ़ाकर भी लिखा जा सकता है, जैसे कि सफेद कमीज पहनकर गौतम स्कूल जा रहा। अब पूरा सेंटेंस यहां तक है। अब आप देख रहे हैं सफेद कमीज पहनकर गौतम, ये पूरी बात किसकी हो रही है, गौतम के बारे में। स्कूल जा रहा है विदेह। वाक्य में सफेद कमीज पहनकर गौतम उद्देश्य है कहलाएगा, और उद्देश्य को कर्ता भी कहा जाता है, कर्ता ही सब्जेक्ट है। ठीक है, समझ गया क्या, क्लियर हो गया। विधेय किसे कहते हैं, विधेय जिसे इंग्लिश में प्रेडिकेट कहते हैं। विधेय मतलब जिन शब्दों से सब्जेक्ट के बारे में बताया जाता है। तो वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी बताया जाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे कि रमेश खाता है, इस वाक्य में रमेश उद्देश्य तथा खाता है, ये जो खाता है यही क्या है, यही विधेय है। अर्थात यदि वाक्य में से उद्देश्य को निकालने के पश्चात जो कुछ भी बचेगा वह सब क्या होगा, समझे। अगर उद्देश्य को हटा देंगे तो शेष क्या बचेगा, विधेय ही बचेगा। क्या बचेगा, विधेय। बात सही में आ रही है आप लोग, ठीक। अब वाक्य के भेद, वाक्य के हम दो प्रकार से भेद करते हैं। कितने प्रकार करते हैं, दो प्रकार से भेद करते हैं। एक होता है रचना या बनावट के आधार पर, काय के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर होता है। और दूसरा होता है अर्थ के आधार पर। रचना या बनावट के आधार पर वाक्य के तीन भेद हैं। कितने भेद हैं, तीन भेद हैं। और अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं। कितने भेद हैं, 8। तो पहली बात तो आपको यही पता होना चाहिए कि रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं। रचना कह दूं, बनावट कह दूं, या व्युत्पत्ति भी कह सकता हूं। कह सकता हूं व्युत्पत्ति, क्योंकि व्युत्पत्ति का मतलब भी क्या होता है, रचना या बनावट ही होता है। वो अर्थ मतलब उसका मीनिंग क्या निकल रहा है, उसके आधार वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं, 8 प्रकार। समझ में आ रही बात। रचना या बनावट के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के, अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। हम देखते हैं भाई कौन कौन से होते हैं। हमने कहा वाक्य के भेद जो हैं रचना के आधार पर बिल्कुल 3 हैं। पहला है सरल वाक्य, क्या है, सरल वाक्य। दूसरा है मिश्रित वाक्य, और तीसरा है संयुक्त वाक्य, है ना। सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य, ये 3 वाक्य होते हैं क्या के आधार पर, रचना के आधार। अब देखिए 8 भेद हैं काय के आधार पर, अर्थ के आधार पर। सबसे पहला है विधानवाचक, क्या है, नंबर 1 विधानवाचक, क्या है, विधानवाचक। नंबर 2 है निषेधवाचक, नेगेटिव, है ना। फिर है आज्ञावाचक, फिर है इच्छावाचक, फिर है संदेहवाचक, 6वें नंबर पे है विस्मयवाचक, 7वें नंबर पे है संकेतवाचक, और 8वें नंबर पे है क्या है, प्रश्नवाचक, क्या है, प्रश्नवाचक। समझ में आ रहा है। अब ये बड़े सरल हैं, सरल तो ये भी हैं, पर इनको थोड़ा सा हमको अच्छे से समझना पड़ेगा। ये तो बिल्कुल नाम से आराम से समझ में जाते हैं, है ना। जैसे मैं कह दूं एक ही बात कि राम बाजार जाता है, बचपन से अपन ये सेंटेंस पढ़ते आ रहे हैं, इसको ऊपर पढ़ दो। राम बाजार जाता है, विधानवाचक। राम बाजार नहीं जाता है, राम बाजार नहीं जाता है, तो क्या होगा, निषेधवाचक। और राम बाजार जाओ, राम बाजार जाओ, आज्ञावाचक, है ना। राम राम को बाजार जाना है, राम को बाजार जाना है, ये उसकी क्या हो गई, इच्छा हो गई, है ना।
संदेह है ना, हो सकता है शायद राम बाजार, शायद राम बाजार जाए, शायद राम बाजार जाए, शायद राम बाजार जाए। क्या हो गया? संदेहवाचक है ना। हमें कहता हूँ ओह राम बाजार गया है, राम बाजार गया है। वो तो सो रहा था ठंडे में, वो तो नहीं कर, मैं उठूंगा ही नहीं। अरे वो बाजार गया मतलब अपन चौक गए। वो तो सोता है, वो तो बिल्कुल आलसी है, तो नहीं नहीं उठता। तो ये चिन्ह लग जाता है। संकेतवाचक मतलब क्या है? यदि पैसे दोगे, यदि पैसे दोगे तो राम बाजार जाएगा, तो राम बाजार जाएगा। समझ में आ रही बात है? यानी ये काम होगा तो फिर ये काम होगा। एक का दूसरे पर क्या हो रहा है? इशारा हो रहा है। और लास्ट में तो क्या राम बाजार जाएगा, क्या राम, प्रश्नवाचक में क्या होगा? क्या राम बाजार जाएगा। ये लग गया प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ये तो बिल्कुल सरल है, आपको यही समझ में आ गया होंगे। बस थोड़ा सा पढ़ना तो पड़ेगा, कुछ कुछ चीजें थोड़ी थोड़ी सी हल्की हल्की चीजें होती हैं जो हमारे दिमाग में नहीं बैठती। मेन वाक्य ये सरल वाक्य, इनके बारे में बता दूं थोड़ा थोड़ा। सरल वाक्य क्या होता है? जिसमें एक उद्देश्य एक विधेय होता है। सरल वाक्य से कहते हैं जिसमें एक उद्देश्य एक विधि। राम बाजार जाता है, राम उद्देश्य हो गए, जाता है विधेय हो गया, कैसा हो गया? सरल वाक्य। पहले संयुक्त को देखो, किसको देखो? संयुक्त को। दो सरल वाक्य मिलके क्या बनाते हैं? संयुक्त वाक्य। दो सरल वाक्य होते हैं, आपस में मिल जाते हैं, जुड़ जाते हैं, जुड़ के वो जुड़ते काय के माध्यम से जुड़ते हैं वो क्या? अव्यय। अव्यय के मैंने आपको बताए थे वहां पर भेद। कौन से अव्यय को? समुच्चय बोधक अव्यय के दो भेद, समानाधिकरण और व्याधिकरण। याद आ रहा है? नहीं आ रहा? आ रहा हर्षित? तो याद आ रहा है क्या? क्यों आएगा? हाँ वो तो अच्छी बात है, क्योंकि समुच्चय का मतलब होता है कंजक्शन, जोड़ना। क्या होता है? जोड़ना। जोड़ने वाले दो अव्यय होते हैं, एक तो समानाधिकरण और दूसरे व्याधिकरण। और मैंने वहां स्पष्ट तौर पे कहा था, याद हो तो, कि समानाधिकरण संयुक्त वाक्य में काम आते हैं और व्याधिकरण मिश्र वाक्य में काम आते हैं। समानाधिकरण क्या होते हैं? जिसमें और, एवं, तथा, किंतु, परंतु, इसलिए, अतः, अतएव, अथवा, ये सब काय में आते हैं? समानाधिक। इन सब से क्या बनता है? संयुक्त वाक्य। जबकि की, जो की, जब, तब, यदि, यद्यपि, क्योंकि, ये सब काय में आते हैं? मिश्र वाक्य। काय में आते हैं? मिश्र वाक्य में। वो सब क्या कहलाते हैं? व्याधिकरण अव्यय। क्या कहलाते हैं? व्याधिकरण। बहुत सरल है, कोई दिक्कत। जैसे मैंने कहा कि राम बाजार जाता है, एक सरल वाक्य है ना। राम फल लाता है, दूसरा वाक्य। दोनों को जोड़ देते हैं। राम बाजार जाता है और वह फल लाता है, और फल लाता है। तो दो सरल वाक्य थे, हमने और से जोड़ दिया, एवं से जोड़ दें, तथा से जोड़ दें। मैं बाजार जाऊंगा और सब्जी लाऊंगा। दो सरल वाक्य हैं। बात सही में आ रही? तो ऐसे वाक्यों को कहते हैं संयुक्त वाक्य, है ना। मैं कह दूं कि ये वही लड़की है जो मुझे बाजार में मिली थी, तो ये जो से जुड़ी हुई है, उस सेंटेंस में अधूरापन रहता है। क्या रहता है? अधूरापन। मैं ये इतना कह के रुक जाऊं कि यह वही लड़की है, तो आप पूछोगे कि कौन सी लड़की है, तो फिर मुझे जवाब देना पड़ेगा। तो मिश्र वाक्य में क्या रहता है? एक अधूरापन सा रहता है, जब तक कि दूसरा वाक्य उसके साथ नहीं जुड़ जाता। जबकि संयुक्त वाक्य में दोनों कैसे होते हैं? सरल हो, दोनों स्वतंत्र होते हैं। क्या होते हैं? स्वतंत्र। चलिए हम इसको देखते हैं, एक करके। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? सरल वाक्य की। तो सरल वाक्य बिल्कुल आपको नाम से समझ में आ रहा है कि भाई जिसमें एक उद्देश्य एक विधेय। रचना के आधार वाक्य तीन प्रकार के होते हैं, सरल, संयुक्त, मिश्र। तो सरल वाक्य का मतलब है कि जहां एक उद्देश्य हो और एक विधेय हो। उद्देश्य और विधेय को मैं अभी आपको बता दिया मैंने। उद्देश्य क्या होता है, विधेय क्या होता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। उद्देश्य उसे कहते हैं जिसके बारे में बताया जा रहा है, और विधेय उसे कहते हैं जिसके जिन शब्दों से उद्देश्य के बारे में बताया जाता है। हमने कहा कि भाई जिन वाक्यों में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। सरल वाक्य में एक ही प्रधान क्रिया होती है। जैसे देखिए कि वह खेलता है, अब वह खेलता है,
वह क्या है यहाँ पर उद्देश्य, और खेलता क्या है विधेय, और खेलना उसकी मुख्य क्रिया है। वह घर जा रहा है तो वह क्या है उद्देश्य, और घर जा रहा है क्या हो गया विधेय, और जाना उसकी क्या हो गई मुख्य क्रिया। इन वाक्यों में दो क्रियाएं हैं परंतु प्रधान क्रिया क्या है जाना। इस प्रकार सरल वाक्य में सदैव एक उद्देश्य और एक विधेय के साथ में एक प्रधान क्रिया होती है। सभी वाक्य हम जो कह रहे हैं जिनमें एक उद्देश्य एक विधेय है वो क्या होते हैं, सरल वाक्य होते हैं। ठीक है, हम सब पढ़ रहे हैं तो ये भी क्या है सरल वाक्य है, क्योंकि हम सब क्या हो गए उद्देश्य, और पढ़ रहे हैं क्या हो गया विधेय। अब सेंटेंस कितना ही बड़ा हो ये दिमाग में मत रख लेना कि बस छोटे होते हैं सरल वाक्य, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कहा था कि लंबे लंबे काले बालों वाली लड़की उछलती कूदती हुई बाजार जा रही है, तो इतना लंबा सेंटेंस कर दिया, फिर भी वो क्या है सरल वाक्य ही है, क्योंकि उसमें एक ही उद्देश्य है और एक है ना। अब बात करें अपन किसकी, पहले बात करते हैं सरल वाक्य की। किस बात करते हैं सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य की क्या करते हैं, क्योंकि आपको सरल समझ में आ गया तो संयुक्त और जल्दी सही में आ जाएगा, क्योंकि उसमें दो सरल वाक्य होते हैं जो आपस में जुड़ जाते हैं, दो सरल वाक्य आपस में जुड़ जाते हैं। अब देखो बेटा एक बात सुनना, जैसे मैंने कहा कि राम बाजार जाता है, ये आप समझ रहे सरल वाक्य है कि नहीं, राम बाजार जाता है ये सरल वाक्य है कि नहीं। अब मैं कह दूं कि राम फल लाता है, राम राम फल लाता है, फल लाता है, ये भी सरल वाक्य है, समझ आए, ये भी सरल वाक्य है और ये भी सरल वाक्य है, आपको दोनों समझ में आ रहे हैं। अब मैं इसमें अगर यहां पर क्या लगा दूं, और लगा दूं, क्या लगा दूं और ठीक है, राम बाजार जाता है और राम फल लाता है। अब आप जानते हैं कर्ता को दो बार बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती है ना, तो इसलिए हम यहां से इसको राम को मिटा देते हैं, राम बाजार जाता है और फल लाता है, क्योंकि आपने कॉमन आ गया करता, यही लाना क्रिया करता है और यही जाना क्रिया करता है, कौन राम। और ये तो क्लियर हो गया कि दोनों ही क्या है सरल वाक्य हैं, क्योंकि दोनों में उद्देश्य एक है, और इसमें इसका उद्देश्य अलग है इसका विधेय अलग है, इसका उद्देश्य अलग है इसका विधेय अलग है, भले मैंने यहाँ नहीं लिखा तो आप समझ तो रहे हो राम की बात हो रही। इसलिए ऐसे वाक्य जो समानाधिकरण अव्यय से कहा जुड़े होते हैं, समानाधिकरण अव्यय से, किससे, समानाधिकरण, समानाधिकरण अव्यय। समानाधिकरण अव्यय क्या होते हैं बेटा, मैं बात बता चुका हूं, समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय के दो भेद, समानाधिकरण व्याधिकरण। समानाधिकरण और एवं तथा किंतु परंतु मगर वरन बल्कि अतः अतएव इसलिए, ये सभी क्या होते हैं समानाधिकरण। हाँ, बस संयोजक विभाजक है ना, विरोध दर्शक परिणाम दर्शक, याद आ रहा है, याद आ रहा है, नहीं आ रहा तो मैंने कहा था वहां पढ़ लेना क्योंकि आगे काम आएंगे, उस समय ही जता जता के आपको चेताया गया था, फिर भी मैं यहाँ तो बताऊंगे आपको। देखिए जब दो या दो से अधिक सरल वाक्य या मिश्रित वाक्य या स्वतंत्र वाक्य आपस में योजक चिन्हों द्वारा जुड़ जाते हैं तो उन्हें संयुक्त वाक्य कहा जाता है। संयुक्त वाक्य में कोई भी वाक्य आश्रित नहीं है, क्या नहीं होता आश्रित, यानी दोनों वाक्य स्वतंत्र हैं। राम बाजार जाता है अपने आप में सेंटेंस पूर्ण है, मैं ये कह के रह जाऊं तो आप मेरे से नहीं पूछोगे क्यों कहा है, मतलब क्लियर सेंटेंस का अर्थ हो राम बाजार जाता है। राम फल लाता है, ये भी क्लियर हो गया सेंटेंस, यानी दोनों एक दूसरे पर आश्रित तो नहीं। लेकिन मिश्र वाक्य आश्रित होते हैं, हम आगे बताऊंगा कैसे होते हैं, बल्कि स्वतंत्र रूप से इनका अर्थ प्रकट करने वाले होते हैं। इन स्वतंत्र वाक्यों को व्याकरण में समानाधिकरण वाक्य भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें कौन सा अव्यय लगा रहता है, समानाधिकरण। ठीक है, कहते हैं वह सुबह विद्यालय जाता है और शाम को लौटकर आता है। देखो दो सेंटेंस हैं, वह सुबह विद्यालय जाता है एक सरल वाक्य, वह शाम को लौट कर आता है दूसरा सरल वाक्य। हाँ वह को द्वारा रिपीट नहीं किया इस वाले वाक्य में, वो अलग बात है, हमने जोड़ काय से दिया और से जोड़ दी। अच्छा यहां से दिमाग में एक बात मत रख लेना कि संयुक्त वाक्य लंबे होते हैं, क्योंकि बिल्कुल छोटे भी हो सकते हैं। मैं कह दूं करो या मरो, हो गया संयुक्त वाक्य, करो या मरो, क्योंकि काश जुड़ गए यास जुड़ गए, करो या मरो। बात समझ में आई आपको मेरी, भले कि तो क्रिया ही है लेकिन करो या मरो क्या हो गया संयुक्त हो गए, क्योंकि दोनों ही काश जुड़ गए यास जुड़ गए।
ये तुम दिमाग में ऐसा ही, जैसे मैंने कहा था कि सरल वाक्य के मामले में ये मत मान लेना कि छोटा ही होता है, लंबा भी हो सकता है। छोटा लंबा होना मापदंड नहीं है बेटा, मापदंड क्या है, नियम फॉलो कर रहा है। नियम क्या है, सरल वाक्य में हमने कहा एक उद्देश्य एक विधि, और संयुक्त वाक्य में दो सरल वाक्य आपस में जुड़े रहते हैं, समानाधिकरण अव्यय, और एवं तथा किंतु परंतु मगर वरन इसलिए अतः अतएव इत्यादि, ये सब ठीक है। संयुक्त वाक्य की पहचान क्या है, संयुक्त वाक्य आपस में और, अथवा, या, एवं, तथा, इसलिए, अतः, फिर भी, नहीं तो, किंतु, परंतु, लेकिन, मगर, अतः, अतएव, ये सभी क्या है, समानाधिकरण अव्यय। देखो, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य तथा मिश्रित वाक्य को हम पहचानने की ये ट्रिक है। पहले मिश्रित वाक्य को पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद बात करेंगे इसकी, है ना। तो मैं ये बताऊंगा आपको थोड़ा सा, संयुक्त वाक्य के उपवाक्य, संयुक्त वाक्य के उपवाक्य आपस में 5 प्रकार के संबंध रखते हैं, इन्हें समुच्चय बोधक अव्यय भी कहा जा सकता है। सभी समुच्चय बोधक अव्यय निम्नलिखित हैं। ये सभी क्या है, समानाधिकरण अव्यय के भेद हैं। काय के, जैसे आप कहे, जैसे मैंने कहा कि राम बाजार गया और फल लाया, मैंने कहा रोटी खाएगा और सब्जी खाएगा, तो ये दोनों को क्या कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है। और एवं तथा क्या करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं। अब मैं कहूं रोटी खाएगा या पराठा खाएगा, तो रोटी खाएगा या पराठा, दो में से कोई एक, तो भाई क्या है, यहां पर विभाजन हो रहा है। या अथवा क्या करते हैं, विभाजन करते हैं। और एवं तथा क्या करते हैं, आपस में जोड़ते हैं। क्या करते हैं, जोड़ते हैं, ठीक है। समुच्चय निम्नलिखित, जैसे कह दिया विभाजक दिया, जिन वाक्यों के बीच या, अथवा, व, की, या, चाहे, क्या, ना की, ये शब्द आए, इसका मतलब क्या हो रहा है, या तो ये या वो, ये विभाजन काम कर रहा है। जैसे कि तुम यहाँ पढ़ने आए हो या शोर कर रहे हो, ठीक है, तो क्या कर रहा है, बांट रहा है। यदि आदमी पढ़ेगा तो शोर नहीं करेगा, और शोर करेगा तो पढ़ेगा नहीं, तो बस यही काम होगा। लेकिन देखो, दो सेंटेंस जुड़े हैं, तुम यहाँ पढ़ने आए हो या तुम शोर करने, और दोनों क्या है, सरल वाक्य, ये भी सरल वाक्य और ये भी सरल वाक्य। इसलिए दो सरल वाक्य आपस में जुड़ के क्या बनाते हैं, संयुक्त वाक्य। क्या बनाते हैं, संयोजक। जिन वाक्यों के बीच और, तथा, एवं, है ना, भी आए तो जैसे वह केवल खेलता ही अच्छा नहीं है, गाता भी अच्छा है। अब इसमें यहां पर अकेला उन्होंने क्या लगा दिया, कॉमा, एवं लगा देते, एवं क्या लगा देते, एवं, एवं गाता भी अच्छा है। कॉमा से भी जुड़ जाता, कोई दिक्कत थोड़ी ना भी लगाओ तो भी जुड़ गया, कहा जुड़ गया, कॉमा से जुड़ गया, है ना। एवं तथा दोनों काम बच्चा करता है, राम बाजार जाता और फल लाता, ये ठीक है। ये क्या करते हैं, संयोजन करते हैं, क्या करते हैं, जोड़ते हैं। विरोध दर्शक, जिन वाक्यों के बीच में परंतु, अपितु, किंतु, लेकिन, वरन, बल्कि, मगर आए, सर मैं आ तो रही थी किंतु पापा जी ने मना कर दिया, मतलब क्या है कि आपने बतलाया विरोध, है ना। सर मैं नींद नहीं सर मैं आ रहा था लेकिन नींद नहीं खुली, तो ये क्या है, विरोध बतला रहे हैं, ठीक है। जैसे मैं नहाने वाला था परंतु रुक गया, वास्तव में रुकना हो गया ना, विरोध हो गया। ये सब क्या बतलाते हैं, बल्कि, मगर, वरन, किंतु, परंतु, पर, ठीक है, ये सब क्या दर्शाते हैं, विरोध। लेकिन है सरल वाक्य ही, ये सब काय में आते हैं, सरल वाक्य में, सॉरी संयुक्त वाक्य में, काय में आते हैं, संयुक्त वाक्य में। दो सरल वाक्य इन सब से ही जुड़े रहते हैं। परिणाम दर्शक, जिन वाक्यों के बीच में इसलिए, सो, अतः, अतएव, है ना, मैं बहुत तेज दौड़ा इसलिए जीत गया, समझ रहे हो, परिणाम मतलब क्या, रिजल्ट आ रहा है, मैं बहुत तेज दौड़ा इसलिए जीत गई। सर मैं बीमार था, बीमार हूं अतः नहीं आ पाऊंगा, मैं बीमार था, मैं बीमार था इसलिए नहीं आया, तो क्या कब ऐसा था, है ना, इसलिए ऐसा हुआ, तो क्या हो रहा है, रिजल्ट दिखला रहा है, क्या दिखला रहा है, परिणाम दिखला रहा है ना। अगर मैं कहूं कि सर मैं आने वाला था पर मैं बीमार हो गया, तो वो क्या बतला रहा है, वो विरोध दर्शा रहा है। मैं बीमार हूं इसलिए नहीं आ पाऊंगा, ये क्या बतला रहा है, रिजल्ट बतला रहा है। बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। परिणाम,
तो जैसे मैंने कहा तुम कल नहीं आए इसलिए मैं भी नहीं आया, तो मैं क्यों नहीं आया, क्योंकि तुम नहीं आए। ठीक है। व्याख्या सूत्र जिन वाक्यों में माध्य जैसे मनु मानो जानो ये सब लगे रहते हैं तो उन्हें उनसे व्याख्या, जैसे कि कल इतनी गर्मी थी जैसे सूर्य पृथ्वी पर आ गया हो। दो अलग अलग सेंटेंस हैं, कल इतनी गर्मी थी जैसे सूर्य पृथ्वी पर आ गया हो, है ना। इस तरीके की ये देख लेना, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये परिणाम विरोधी, क्योंकि ये समुच्चय भेदक अव्यय के 4 भेद होते हैं, है ना। बताए थे मैंने आपको, संयोजक, विभाजक, परिणाम दर्शक, विरोध दर्शक। आप लोग देख सकते हो अव्यय में जाके। अब देखो, आप बात कर रहे हैं अपन काय की, मिश्र वाक्य की। ढंग से पढ़ लेना मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य किसे कहते हैं? मिश्र वाक्य को आपको समझने के लिए ये समझना पड़ेगा कि भाई यहाँ पर एक मुख्य वाक्य होता है और एक आश्रित वाक्य होता है। क्या होता है? आश्रित। जैसे मैंने आपसे कहूं कि गांधी जी ने कहा, गांधी जी ने कहा, ने कहा कि करो या मरो। बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है, इसको मैंने डबल इन्वर्टेड कॉमा में रख दिया। ठीक, ये सेंटेंस कहाँ से जुड़ा है? की से जुड़ा है। कहाँ से जुड़ा है? की से। गांधी जी ने कहा कि करो या मरो। अगर मैं इतना ही कह के रुक जाता कि गांधी जी ने कहा, तो आप समझ रहे हो ये सेंटेंस पूरा नहीं। कि करो या मरो कह दूं तो वो भी पूरा नहीं, है ना। हाँ, करो या मरो पूरा हो सकता है, लेकिन ये पूरा नहीं। कहाँ जुड़ा है? की के माध्यम से। आप सुनो, गांधी जी ने कहा ये कह के रोका जा सकता है क्या? क्या अर्थ पूरा दे देगा? नहीं देगा। ये वही लड़की है कह के रुक जाऊं तो सेंटेंस पूरा होगा क्या? जो मुझे कल बाजार में मिली। कहाँ से जुड़ा है? जो से जुड़ा है। ठीक है ना, है ना। ये ये वही फल हैं जो बहुत मीठे हैं। बात समझ में आ रही मेरी? ये लड़का ऐसे दौड़ता है जैसे शेर दौड़ता है। तो आप कहो साहब ये लड़का ऐसे दौड़ता है, इतना कह के रुक जाऊं तो आप खुद समझ पाओगे कि कैसे दौड़ता है। तो मुझे कहना ही पड़ेगा कि जैसे शेर दौड़ता है। ये सब क्या है? उपवाक्य हैं। क्या है? उपवाक्य, जो एक दूसरे पर क्या है? आश्रित हैं। क्या है? आश्रित। यहाँ पर एक मुख्य वाक्य होता है और एक आश्रित वाक्य होता है। यहाँ पर गांधी जी ने कहा मुख्य वाक्य है और कि करो या मरो आश्रित वाक्य है। और हम कैसे पहचानेंगे कि आश्रित है? कि जो जुड़ते हैं की से, जो से, जब से, तब से, जो वो सब क्या होते हैं? आश्रित वाक्य। बात समझ में आ रही है आपको मेरी? चलिए बात करते हैं। जिन वाक्यों में वाक्य के अधीन या आश्रित दूसरा उपवाक्य हो उन्हें मिश्रित वाक्य कहा जाता है। मिश्रित वाक्य को जटिल वाक्य, थोड़ा कठिन होता है इसलिए जटिल वाक्य भी कहा जाता है। मिश्रित वाक्य में दो वाक्य या उपवाक्य से मिलकर बनता है, जिसमें से एक को मुख्य वाक्य और दूसरे को आश्रित वाक्य भी कहा जाता है। आश्रित वाक्य को सहायक वाक्य भी कहते हैं। आश्रित वाक्य को सहायक, आश्रित मतलब उस पर निर्भर है। सहायक वाक्य स्वयं के अर्थ को पूर्ण नहीं होते, वे मुख्य के साथ मिलकर अपने अर्थ को पूर्ण करते हैं। जैसे वह आगरा जाएगा तो ताजमहल देखकर आएगा। अब मैं कहूं तो ताजमहल देखकर आएगा, क्या इससे अर्थ पूरा हो रहा है? नहीं। अगर वह आगरा जाएगा तो ताजमहल देख के आएगा। ठीक है। इस वाक्य में वह आगरा जाएगा, ये क्या है? मुख्य वाक्य। और तो ताजमहल देखकर आएगा, ये क्या है? सहायक। और आपको नहीं पहचान में आ रहा, आपकी बुद्धि नहीं चलती, तो मैंने क्या कहा था कि को, तो, जब, तब से जो शुरू होते हैं वो क्या होते हैं? आश्रित। वे क्या होते हैं? आश्रित होते, है ना। सही में आ रही बात? देखिए, मिश्रित वाक्य की पहचान क्या है? जब दो उपवाक्य आपस में कि, जो, क्योंकि, जैसा, वैसा, जितना, उतना, जहां, जब, तब, है ना। अगर 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 इसमें, हाँ इसमें इसमें अगर नहीं आता, है ना, तो जिधर, उधर, यद्यपि, तदपि आदि योजकों से जुड़े होते हैं, है ना। हमने कहा कि साहब यह वही लड़का है, वही लड़का है
जो बहुत ईमानदार है, ईमानदार है। ठीक है, यह वही लड़का है जो बहुत ईमानदार है। तो ये काश जुड़ा है। अब यह वही लड़का है, ये मुख्य वाक्य, और जो बहुत ईमानदार है ये क्या हो गया आपका आश्रित वाक्य। और ये पूरा का पूरा क्या है मिश्र वाक्य। क्योंकि आप यह वही लड़का है ये कह के आप रोक नहीं सकते, पूछा जाए कौन सा लड़का है। या मैं अकेला यही कह दूं कि जो बहुत ईमानदार है, भाई कौन ईमानदार है, तब भी आपको कहना पड़ेगा कि यह वही लड़का है जो ईमानदार है। राम बाजार जाता है, अपने आप में पूर्णता। वह फल लाता है, अपने आप में पूर्णता। राम बाजार जाता है और वह फल लाता है, दो सरल वाक्य जुड़े हुए थे। यहाँ पर एक मुख्य वाक्य और एक आश्रित वाक्य। बात सही में आ रही है आपको मेरी, है ना। तो जैसे कि तो ये हमारा तीनों वाक्य हो गए। अब आप लोग थोड़ा सा, मैं आपको ग्रुप में अब उसमें डाल दूंगा, व्हाट्सएप पे डाल दूं, या मैं या इसको भेज दूंगा एक आध पेज, ये लल डाल देगा ऐप पे। तो ऐप में से ही तुम बढ़िया इसको सरल को संयुक्त संयुक्त को मिश्र करना सीख जाएं। जैसे आप लोग देखिए, थोड़ा सा देख लीजिए, ये पढ़ लिए सरल संयुक्त मिश्र तथा मिश्र वाक्य को पहचानने की जिसमें ट्रिक दी है। सरल वाक्य है क्या, सरल वाक्य में एक ही क्रिया होती है। कितनी होती है, एक क्रिया। जैसे देखिए रमेश पढ़ता है, तो क्या है सरल वाक्य है, एक उद्देश्य एक विधेय। संयुक्त वाक्य में दो सरल वाक्य से मिलकर बनता है तथा ये वाक्य एवं अतः फिर भी तो नहीं तो किंतु पर जुड़े रहते। जैसे देखिए कि वह सुबह गया शाम को लौट आया, दो सरल वाक्य हैं, काय से जुड़े हैं और से। मिश्र वाक्य क्या होता है, मिश्र वाक्य में एक मुख्य और दूसरा गौण उपवाक्य होता है तथा यह वाक्य की जो वह जितना उतना जैसा वैसा जब तब जहां वहां जिधर या आदि शब्दों से जुड़े होते हैं। देखिए जैसे उदाहरण दिया कि जैसे मैं जानता हूं कि, मैं जानता हूं कि, क्या जानता भाई, कि तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते। बात समझ पा रहे हो, मैं जानता हूं कि तुम्हारी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है। भाई समझ रहे हो, मैं जानता हूं, अब तू क्या जानता है, तो ये मुख्य वाक्य है कि तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते, ये क्या है आश्रित वाक्य, ये क्या है आश्रित। ठीक है, समझ में आई बात। देखो हम थोड़ा सा और आगे बात करते हैं, वाक्यों का ट्रांसफर एक दूसरे में कर सकते हैं। रचना या बनावट के आधार पर वाक्यों को तीन भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं, सरल संयुक्त मिश्र। जब किसी एक वाक्य का बिना अर्थ बदले दूसरे वाक्य में परिवर्तन किया जाता है उसे वाक्य का परिवर्तन या रूपांतरण कहलाता है। अर्थ ना बदले, सरल से संयुक्त, संयुक्त से मिश्र हो जाए। वाक्य का परिवर्तन करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वाक्य परिवर्तन पश्चात उसके लिंग वचन अर्थ में कोई परिवर्तन, कोई जो है आधार पर कोई परिवर्तन ना हो। जैसे देखिए मैंने कहा कि राम ने अपने मित्र की पुस्तक लौटा दी। अब सुनना, इधर ध्यान दो, ये सरल वाक्य है कि राम ने अपने मित्र की पुस्तक लौट। हमें यह कैसे पहचाना, क्योंकि राम एक करता है, ने अपने मित्र की पुस्तक लौटा दी, ये उसका विधेय है और एक ही क्रिया है, यहां से पहचान लो, लौटाना बस, और तो कोई क्रिया दी नहीं है। बताओ, सरल वाक्य में एक ही क्रिया होती है। सरल वाक्य मतलब क्या, एक ही क्रिया। ठीक है, क्या कहा था कि एक उद्देश्य एक विधेय एक क्रिया, क्या होगा सरल वाक्य। अब मैं कहूं कि इसको मिश्र वाक्य में बदलो, तो कैसे बदलोगे, राम ने पुस्तक लौटा दी, राम ने वह पुस्तक लौटा दी, ऐसे भी कह सकते हो, जो उसके मित्र की थी। राम ने पुस्तक लौटा दी जो उसके मित्र की थी। अब अगर मैं कहूं राम ने वह पुस्तक लौटा दी, तो आपको कोई कौन सी पुस्तक लौटा दी, है ना भाई, जो उसके मित्र की थी। ये मुख्य वाक्य और ये आश्रित वाक्य। ठीक है, राम बाजार गया, सरल वाक्य। राम बाजार गया और पानी बरस गया, संयुक्त वाक्य। जैसे ही राम बाजार गया वैसे ही पानी बरस गया, मिश्र वाक्य। है ना, सही में आ रही है। हम पढ़ते हैं, हम क्लास आते हैं और पढ़ते हैं। हम क्लास आते हैं, सरल वाक्य। हम क्लास आते हैं और पढ़ते हैं, संयुक्त वाक्य। जब हम क्लास आते हैं तब पढ़ते हैं, मिश्र वाक्य। आ रही मेरी बात, ठीक है।
देरी से निकलने के कारण वह लेट पहुंचा। सरल वाक्य है। क्यों, कैसे मालूम चला? क्योंकि भैया लेट पहुंचा एक ही क्रिया है ना। वह कौन? देरी से निकलने के कारण वह, ये यहाँ तक क्या है? उद्देश्य। और लेट पहुंचा के कितना क्या है? विधेय। तो देरी से निकलने के कारण वह तक क्या है? उद्देश्य। देरी से निकला इसलिए वह लेट पहुंचा, ये संयुक्त वाक्य है। क्योंकि देरी से निकला एक सरल वाक्य है ना, और वह लेट पहुंचा दूसरा वाक्य। वो पहली बात अगर नहीं पल्ले पड़ रहा तो इसलिए काय में आता है? संयुक्त वाक्य में। अतः, एवं, किंतु, परंतु, ये सब काय में आते हैं? संयुक्त वाक्य में आते हैं। काय में आते हैं? बात सही आ रही है आपको मेरी? क्या आपको ये तीनों वाक्य समझ में आ गए? मुझे पता है आप भले ही गए, लग रहा है इसमें प्रैक्टिस की बहुत आवश्यकता है। क्योंकि मैं खुद कम से कम जब पढ़ा था शुरू पहली बार, तो मैं इनको कम से कम 3-4 बार मैंने सर से पढ़ा, 3 बार सर से पढ़ा था, तब जाके मेरे दिमाग में बेजाम घुसा था। अच्छा ऐसा होता है। तो प्रैक्टिस करता था। जब वो कहते थे मिस्र को संयुक्त में बदलो, है ना, संयुक्त या खास तौर में सबसे ज्यादा मुझे दिक्कत काय में आती थी? मिस्र में आती थी। मुझे बहुत दिक्कत आती थी। लेकिन बाद में मैंने समझा कि भाई मिस्र में क्या पूर्ति नहीं होती मिस्र में। आप क्वेश्चन उठा के देखो, है ना, कि ये वही लड़की है, तो ये कौन सी लड़की है? तो वो बाजार में मिली थी, वही लड़की है, तो पूरा हुआ, है ना। तो नेताजी ने कहा, क्या कहा नेताजी ने? कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी। ठीक है ना। हमने कहा साहब यदि अच्छी वर्षा हुई तो, यदि अच्छी वर्षा हुई तो फसल अच्छी होगी। निर्भर करता है। सिंपल होता है क्या? मिश्र वाक्य सबसे सरल होता है। लगता है शुरू शुरू में कठिन, लेकिन सबसे सरल होता है। एक मुख्य वाक्य और एक आश्रित वाक्य। आज इतना रखते हैं, आज के लिए इतना काफी है ना। क्योंकि आप अभी मैं वो करा दूंगा तो फिर वो सब गड्ढ बड्ढ हो जाएगा, दही बड़ा बन जाएगा। ठीक है।